साथियों नमस्कार, मैं दिलीप मझवार स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल मझवार हूं मैं में। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व पटल पर वैज्ञानिक चेतना का प्रथम उद्घोष करने का श्रेय तथागत गौतम बुद्ध को ही जाता है। तथागत का यह कथन जानो छानो तब मानो, यह वह सूक्त वाक्य है जो समस्त मानव जात को वैज्ञानिक चेतना से भर देने के लिए काफी है। आज उनके इस कथन की व्याख्या हम मझवार समुदाय के परिप्रेक्ष्य में करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है, परंपरा में है या सुनने में आया है। इसलिए भी मत मानो कि किसी धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है या ज्यादातर लोग मानते हैं। किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लो कि वह तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय या सम्मानित व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले बुद्धि, तर्क, विवेक, चिंतन, अनुभूति की कसौटी पर तौलना, कसना, परखना और यदि वह बात स्वयं के लिए, समाज व संपूर्ण मानव जात के कल्याण के हित में लगे तो ही मानना। तो मैं मझवार समुदाय के लोगों से इसी कथ्य की कसौटी पर कुछ प्रश्नों के जवाब स्वयं से ढूंढने की कोशिश करने का निवेदन करना। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या किसी मृत पुरुष की जंघा के मंथन से कोई संतान पैदा हो सकती है? सच तो यह है कि इस तरीके से, इस विधि से कभी भी कोई संतान न पैदा हुई है, न हो रही है और न भविष्य में कभी होगी। यह भ्रम वंशियों द्वारा फैलाया गया एक भ्रम जाल मात्र ही है। अगर आप इस कथ्य को सत्य भी मान लेते हैं, किसी मृत पुरुष की जंघा के मंथन से जो नाटे काले रंग का आदमी पैदा हुआ और ऋषियों ने उसे कहा निषीद, नीचे बैठ, और वह निषाद कहलाया, यह सत्य है, तो उसके पहले आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि जिस राजा बेन की जंघा के मंथन से यह काले नाटे कद का आदमी पैदा हुआ, उन राजा बेन की जात क्या थी? उन राजा बेन के हुए पिता अंग, उनकी जात क्या थी? क्या राजा बेन या राजा अंग या राजा बेन के मृत होकर उनकी जंघा से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के पहले इस जलवंशी समुदाय का कोई अस्तित्व धरती पर था या नहीं था? यह प्रश्न स्वयं से कीजिए और इसका उत्तर भी स्वयं से ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये तो था पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, जैसा कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है, दर्शाया गया है कि निषाद वर्ण संकर है। ब्राह्मण पिता और शूद्र महिला के संसर्ग से जो संतान उत्पन्न हुई वह निषाद कहलाई। यदि आप इस कथ्य को भी सत्य मान लेते हैं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आर्यों के आने के पहले आपका अस्तित्व नहीं था। सबसे पहले आर्य आए होंगे, फिर वर्ण व्यवस्था बनाई होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए होंगे, फिर ब्राह्मण पिता और शूद्र स्त्री के संसर्ग से निषाद का जन्म हुआ होगा और इस संपूर्ण प्रक्रिया में सैकड़ों हजारों वर्षों का समय लगा होगा। क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? क्या आर्यों के आने का पहले जलवंशी समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं था? जल पर आश्रित लोगों का कोई जीवन नहीं था? तो ये जो मत्स्यजीवी लोग थे, जो नाव चलाते थे, इनको क्या कहा जाता था? मझवार, गोंड, तुरैया, धीवर आदि लोगों का कोई अस्तित्व नहीं था? चलिए इस प्रश्न का जवाब हम लोग महाभारत से ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास, जिनके जन्म कहानी हम सभी जानते हैं कि मुनि पराशर और मत्स्य राज की कन्या सत्यवती के संसर्ग से महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। अब यहाँ दो प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न, मत्स्य राज यानी निषादों का अस्तित्व था। मझवार समुदाय के एक लीडर थे मत्स्य राज। उनकी कन्या सत्यवती
और मुनि पराशर जो कि जात से ब्राह्मण थे, दोनों के संसर्ग से जो संतान पैदा हुई, उस संतान ने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, महाभारत और गीता की रचना की। लेकिन उन महर्षि वेद व्यास ने अपनी माता सत्यवती की जाति को नहीं अपनाया, बल्कि अपने पिता मुनि पराशर की जात को अपनाया और ब्राह्मण कहलाए, व्यास कहलाए, वेद व्यास यानी वेदों के रचयिता। तो इस बात से, उनके इस जीवन से इस बात का खंडन अपने आप हो जाता है कि ब्राह्मण पिता और शूद्र माता के संसर्ग से उत्पन्न संतान निषाद नहीं कहलाती थी, बल्कि वैदिक संस्कृति जो थी वह पितृ सत्तात्मक थी और पिता की जात को ही उनकी संतान अपना लिया करती थी। तो यह भी मानने योग्य नहीं है कि ब्राह्मण पिता और शूद्र कन्या के संसर्ग से उत्पन्न संतान निषाद कहलाए। बाकी इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से भी ढूंढने की कोशिश कर सकते। यह दोनों प्रश्न क्यों उठे, इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। अभी हाल फिलहाल मैंने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपने ही कुछ सहोदर भाइयों को बिंद उपनाम और निषाद उपनाम को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते हुए देखा। मुझे बहुत गुस्सा आया, क्षोभ उत्पन्न हुआ कि एक ही पिता की संतानें उपनाम को लेकर किस प्रकार से लड़ाई कर रही हैं। निषाद कहता है हम बड़े हैं, बिंद कहता है हम बड़े हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी एक हैं। मझवार, गोंड, तुरैया, बिंद, केवट, मल्लाह, कैवर्त, ये सभी लोग एक ही हैं। भले ही आप कुछ भी उपनाम रखे हैं, इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि आप बड़े हैं, फलाना छोटा है, बल्कि हम सब एक ही माता पिता की संतानें हैं, एक ही वंश से हमारा ताल्लुक है और हम सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं और आपस में रोटी बेटी से संबंधों को प्रगाढ़ करते रहेंगे तो हमारी समस्या का समाधान होता रहेगा। मैं आपको सिर्फ यह सलाह दे सकता हूं कि आप जो उपनाम अपनाएं, उस उपनाम को हमारा भारतीय संविधान कितनी मान्यता देता है, भारतीय संविधान उसकी क्या हैसियत आंकता है, भारतीय संविधान के अनुसार उस उपनाम से हमको कितने संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे, यह समझ बूझ कर हमको उपनामों को अपनाना है। हमने अपना मूल छोड़ दिया, हमने मझवार उपनाम को छोड़ दिया, हमने धीवर उपनाम को छोड़ दिया, हमने तुरहा उपनाम को छोड़ दिया, जिसके कारण तमाम प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न होगी, जिसके कारण से हम लोगों को अपने ही आरक्षण का लाभ जो संविधान प्रदत्त है नहीं मिला। हमने कभी केवट लिखा, कभी बिंद लिखा और सबसे हारे तो हम लोग निषाद लिखना शुरू कर दिए और इसी नाम से हम लोग जात प्रमाण पत्र भी बनाते रहे। चूक वही हुई है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग भी इसको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा।